नमस्कार, आप देखें एन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन। तो उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मैं हाजिर हूं आपके साथ उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। चलिए एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में नेहरू कॉलोनी में शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के आवास पर उनके चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सैन्य धाम के लिए शहीद चित्रेश बिष्ट के आंगन की पवित्र मिट्टी ली है। साथ ही मुख्यमंत्री ने शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के माता पिता को ढांढस भी बधाया है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश के लिए शहीद हुए मेजर चित्रेश बिष्ट और उत्तराखंड के सभी शहीदों पर हमें गर्व है, जिन्होंने देश की रक्षा, एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। सभी शहीद सैनिकों के आंगन की पवित्र मिट्टी सैन्य धाम के लिए ली जा रही है। देश के लिए अपनी शहादत देने वाले वीर जवान हमारे और आने वाली पीढ़ियों के स्मरण में रहेंगे। हमें गर्व है मेजर चित्रेश बिष्ट पर, हमारे उत्तराखंड के सभी शहीदों पर, जिन्होंने अपनी देश की रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। और सबके आंगन की जो पवित्र माटी है वो सैन्य धाम पहुँचेगी। और हमेशा हमारे ये वीर बहादुर सैनिक जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी है, वो हमारे हमेशा स्मरण में रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियों के स्मरण में रहेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 5वां धाम सैन्य धाम यहाँ बनाया है, उसकी घोषणा की है, वो सैन्य धाम में सबका योगदान होगा और सबकी उसमें सभी का एक तरह से सहयोग होगा। सबका जो है वहाँ पर हमेशा स्मरण होगा। उस काम को हम लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं पुनः आज मेजर चित्रेश बिष्ट को, उनको बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ, नमन करता हूँ। और साथ ही साथ उनके माता पिता, जिन्होंने बहुत कठिन दौर देखा है, भगवान जो है उनको ऐसे समय में शक्ति भी दे। और हम सभी लोग। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एड्स से बचाव के लिए विशेष प्रयास करने और जागरूकता लाने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज का दिन हमें एड्स जैसे गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़े होने के लिए प्रेरित करता है। लोगों को जागरूक करने के साथ साथ सशक्त बनाने की भी आवश्यकता है, ताकि वे HIV के प्रभाव से खुद को समय रहते बचा सके। इस बीमारी और उसके इलाज में परामर्श एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। HIV के बारे में सटीक, पूर्ण और सुसंगत जानकारी प्रदान करने और इसके इलाज के लिए जोर देने के लिए लगातार प्रयास होने चाहिए। एड्स के प्रति प्रदेश के गाँव-गाँव और दूरस्थ इलाकों में भी जागरूकता अभियान लगातार चलते रहने चाहिए। और यह बात बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम सभी को मिलकर इसे निभाना चाहिए। तो वहीं राज्य सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीमांत विधानसभा खटीमा के जनजाति ITI में आयोजित शहीद सम्मान यात्रा में प्रतिभाग किया। और वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के साथ सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे। शहीदों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीमांत क्षेत्र के 65 शहीदों के परिजनों को सम्मान पत्र और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश के सैनिकों के सम्मान में हमेशा आगे रहती है। 1 रैंक पेंशन की बात हो या शहीदों के सम्मान की बात हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश के वीर जवानों का सम्मान करती रही है। इसीलिए पूरे प्रदेश में बीजेपी शहीद सम्मान यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उस सैन्य धाम के निर्माण में शामिल कर उनके बलिदान से आगामी पीढ़ियों को प्रेरणा प्रदान करने का कार्य कर सकेंगे। मोदी सरकार सैनिकों का दर्द समझती है। यही वजह है कि हमने सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए कई सारी योजनाएं शुरू की हैं। आज मोदी सरकार ने ऑल वेदर रोडें बनाई है। मेक इन इंडिया के तहत बुलेट प्रूफ जैकेट भारत में बन रही है। मोदी सरकार ने रक्षा सौदी में दलाली पूरी तरह से खत्म की है। 1 रैंक 1 पेंशन की मांग 1972 से थी, लेकिन इस पर ध्यान देने का काम किसी ने किया है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार ने किया है, क्योंकि वे सैनिकों का दर्द समझते ही नहीं बल्कि उसे दूर करने की भी कोशिश करते हैं। अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जैसा कि मैंने कहा, सैनिक कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत
शहीदों के सम्मान की यात्रा चल रही है। उसी कड़ी में आज खटीमा की पवित्र भूमि में शहीदों के सम्मान के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो निश्चित रूप से आज हम देश में अगर चैन की नींद सोते हैं, उसमें हमारा सैनिकों का अहम भूमिका है। अगर वो सीमाओं पर नहीं होंगे, उसमें कहीं न कहीं हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो हमारा जो उत्तराखंड है, ये सैनिकों का प्रदेश है। ऐसा जंग नहीं है हिंदुस्तान का जिसमें हमारे उत्तराखंड के सैनिक शहीद न होते हों। तो खबर देहरादून से है, जहां आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व सीएम हरीश रावत की उपस्थिति में पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान वहां अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल रहे। साथ ही आपको बता दें कि साहब सिंह सैनी 2009 में ही कांग्रेस छोड़ सपा में शामिल हो गए थे, लेकिन उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले साहब सिंह सैनी ने दोबारा कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पार्टी के प्रति जो लोगों में प्रेम है, जो लोगों में आशा है, उम्मीद है, जो उम्मीद बंधी है कांग्रेस पार्टी के प्रति और शामिल हो रहे हैं, तो मैं स्वागत करता हूं सबका। और मुझे उम्मीद है कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग शामिल। और अपन उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी। कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को दूर तक जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारी ग्राम पंचायत में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है और सभी ग्राम वासियों के पास हर घर में नल और हर घर में जल है। अब घर में भरपूर पानी आने से स्थानीय लोगों ने घर में ही पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं, जो पर्यटकों के लिए ठहरने का बेहतर विकल्प भी है। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक जरिया बना है। हमारे यहाँ पहले 1-2 होम स्टे हुआ करते थे और उनके लिए उन लोग टैंकर से पानी डलवाते थे, लेकिन अब सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, तो सभी ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लोगों को इससे काफी फायदा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 15 लाख घरों में से 7 लाख से अधिक घरों को नलों से जोड़ा जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 लाख घरों में से 5 लाख से अधिक घरों को पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन राज्य में आजीविका के नए आयाम रचते हुए पलायन को विराम दे रहा है, साथ ही आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार कर रहा है। जल जीवन मिशन, हर घर खुशियां, हर घर जल। तो ब्रेक के बाद आप उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते खबरों की ओर, जहां पर उत्तराखंड राज्य को बने 21 वर्ष हो चुके हैं और आज भी अपनी स्थायी राजधानी नहीं बना पाया है। राज्य में लगातार बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें काबिज रहीं, पर गैरसैंण की स्थायी राजधानी को कोई भी दल स्थायी राजधानी घोषित नहीं कर पाया, जिसको लेकर अब फिर से एक बार राजधानी का जो मुद्दा है वो राजनीतिक गलियारों में उठने लगा है। और इसी को लेकर सदन के उपनेता प्रतिपक्ष करण मेहरा ने कहा कि कांग्रेस ने राजधानी के लिए वहां पर बहुत काम किए हैं और कांग्रेस गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा कि आज 5 वर्ष में बीजेपी ने वहां पर कोई कार्य नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीजेपी उसको अस्थायी राजधानी बनाती है तो कांग्रेस उसका स्वागत करती है। से स्थायी राजधानी का पक्षधर रहा हूँ। हमेशा मेरे बयान भी, हाउस में मेरे प्रश्न भी उसी को लेकर रखते रहे हैं। मेरा लेकिन एक आश्चर्य इस बात पे है, जिस पार्टी ने, जिस सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी उसको घोषित किया, वो
विंटर्स में वहाँ सत्र चलाने की जिद कर रही है। केवल पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस तरीके के कदम उठाना ये ठीक नहीं है। हाँ, आप उसको स्थायी राजधानी बनाइए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा खड़ा कीजिए, जो वहाँ ड्यूटी करने वाले हैं 4th क्लास कर्मचारियों से लेके जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, उनके लिए पूरी सम्मानजनक ढंग से रहने खड़े होने की व्यवस्थाएं हो जाएं। उसके बाद आप वहाँ पूरा हम तो स्वागत करेंगे अगर उसको। तो वहीं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी द्वारा लिए गए देवस्थानम वोट को भंग करने के फैसले को वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान ने ऐतिहासिक और सही बताया है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि देवस्थानम वोट को भंग करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहित पिछले लंबे समय से राज्य सरकार से मांग कर रहे थे, जिससे धामी सरकार ने उनके हित को देखते हुए इस वोट को भंग करने का फैसला लिया है, जो ऐतिहासिक और सही है। उन्होंने कहा कि सरकार कोई भी कानून जनहित में बनाती है, लेकिन जिस समुदाय के लिए कानून बनाया जाता है, यदि उसे ही कानून मंजूर ना हो तो सरकार द्वारा उसका ध्यान रखकर वापस लिया जा सकता है। ऐसा ही धामी सरकार ने किया है। सनातन संस्कृति के लोग हैं हम लोगों को। किसी को हमारा उद्देश्य ये नहीं रहता कि हम उसको कब्जा करके कुछ और करने जा रहे हो, जैसे अन्य दल करते हैं जो रात में कोर्ट खुलवा देते हैं किसी को बचाने के लिए, विशेष लोगों को बचाने के लिए आधी रात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा कर उसको खोल देते हैं। हम उस तरह के लोग नहीं हैं। हमने ये भी ये सोचा था कि हमारी इस मंदिरों की व्यवस्था ठीक हो, लेकिन जब सभी लोग चाह रहे थे, हमारे पूजनीय, हमारे आदरणीय पूजनीय सभी पुजारी लोगों का ये मन था कि इसको निरस्त किया जाए, तो हमारी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री का। ऐसे मुख्यमंत्री जो रात दिन सब जनता के लिए समर्पित हैं और उनके सामने ये बात आई है, उनके संज्ञान में उन्होंने विशेष रूप से इसको आमंत्रित किया अपनी कैबिनेट को और इसका निर्णय लिया। निर्णय ऐतिहासिक हुआ, सबने इसका बहुत सबने खुशी मनाई है और मैं भी उनका धन्यवाद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है और हमेशा लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक कार्य यहाँ किए हैं, जनता की सेवा की है, गरीबों के बीच में गई है, दलाली खत्म कर दी है। जो दलाल बीच में कांग्रेस की सरकार में हुआ करते थे वो दूर हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई आरोप आज तक किसी पर लगा नहीं पाया, लूट किसी तरह की मचने नहीं दी है। भारतीय जनता पार्टी में लोग। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के देवस्थान वोट भंग किए जाने को लेकर जहां सर्व समाज में खुशी का माहौल है, तो वहीं आपको बता दें कि हल्द्वानी में भी अखिल ब्राह्मण उत्थान महासभा ने मिठाइयां खिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसले का स्वागत किया है। ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित विशाल शर्मा ने कहा कि करीब 2 सालों से केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित और संत देवस्थानम वोट को लेकर आंदोलन कर रहे थे और सरकार ने चुनावी माहौल को देखते हुए देवस्थानम वोट को रद्द किया है, जिससे तीर्थ पुरोहितों और संतों के आंदोलन को जीत मिली है। उनका कहना है कि ब्राह्मण उत्थान महासभा लगातार तीर्थ पुरोहितों और संतों के हक हकूक की मांग करते हुए आई है और उन्हें राजनीतिक पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। जो भी सरकार जनहित में निर्णय लेगी, अखिल ब्राह्मण उत्थान महासभा उसके साथ है। आज ये हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है जो उत्तराखंड सरकार के सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो ये देवस्थानम बोर्ड जो है भंग करा है, और ये हम समस्त जो ब्राह्मण हमारा उत्थान महासभा है इसका जो है स्वागत करती है और धन्यवाद देती है उत्तराखंड सरकार को। और साथ ही मैं सरकार से कहना चाहूँगा, जो हम पिछले कई वर्षों जो परशुराम जयंती अवकाश या अन्य ब्राह्मण हित की मांगों को लेकर जो हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, कई धरने दे चुके हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और हमें लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं अब सुनेगी। अगर वो नहीं सुनती है, अगर हम परशुराम जयंती अवकाश नहीं करती है, 25 लाख से अधिक ब्राह्मण है हमारे उत्तराखंड में, तो आने वाले चुनाव में जो है हम बहिष्कार करेंगे और कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने प्रत्याशी उतारने पर मजबूर हो जाएं। और अभी समय है, सरकार को ब्राह्मण हित की सोचनी पड़ेगी। और फिलहाल जो है आज ये बोर्ड भंग हुआ है, उसका जो है पुनः सरकार को जो है हम बधाई देते हैं। देखिए, हमारे लिए पार्टी मैटर नहीं करती, क्योंकि हम राजनीतिक दल नहीं है। मेरे लिए कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, जो ब्राह्मण हित की बात करेगा वही उत्तराखंड पे राज करेगा, हमारा यही नारा है। धामी जी को वैसे तो धन्यवाद ही है, लेकिन जिन्होंने बहुत देर कर दी, लेकिन फिर भी जो है ब्राह्मण समाज धन्यवाद देता है जो ये बोर्ड भंग करा है। और मैं चाहता हूँ, क्योंकि हम पर्सनली जाके उनसे मिले हैं 2022 के लिए भी, हमने उनसे बोला था कि उससे पहले आप जो है पूर्ण बहुमत सरकार है, आप ब्राह्मण हित के लिए जो मांगे हमने 10 मांगे दी। आप उत्तराखंड में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आप उत्तराखंड में लगातार जारी है। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB
न्यूज पर। सत श्री अकाल ताया जी। ओए सत श्री अकाल, आजा आजा लंघिया सुखिया आजा। पैरी पैंदा ताई जी, आ लो मिठाई खाओ। चंगी गल नहीं सुखे, करा लिया ना साख चुप चपीते ही। ओ साख नहीं ताई जी, छोटे वीर ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਏ ਬੱਲੇ, ਆ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਤੀ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਛੋਟੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਤਾਇਆ ਜੀ। ਓਏ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂ ਤਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼। ਆ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹੀ ਝੋਰਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਈ ਕੀ ਬਣੂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਕੀ ਬਣੂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਈ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਝੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬਣੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਮਸਾ ਤਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਰੌਣਕ ਆਈ ਹੈ। ਓਏ ਛੱਡ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਰੌਣਕ ਲਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਲੱਡੂ ਵੀ ਖਵਾਏਗਾ। ਖਾ ਲਓ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਡੂ ਖਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਹਰ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ। ब्रेक के बाद आप उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। रुक लेते हैं खबरों की ओर। खबर हरिद्वार से है, जहां पर कलेक्ट्रेट भवन रोशनाबाद में जहां आज जिलाधिकारी ने 11 रथों को मशाल जलाते हुए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, तो वहीं ये सभी रथ हर गांव गली में जाकर मतदाताओं को जागरूक करने का काम करेंगे। और जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि नए और पुराने मतदाताओं को ये रथ जागरूक करने का काम करेगा। तो वहीं कुछ मतदाताओं को पहले से ही जागरूक हैं और कुछ मतदाता जिन्हें अभी 18 वर्ष की आयु में प्रवेश किया है, उन्हें यह मत को सही इस्तेमाल करने के लिए जानकारी देगा कि किस तरह से ईवीएम मशीन पर अपना मत का प्रयोग करना है। देखिए, आपको भली भांति यह विदित है कि शीघ्र ही उत्तराखंड में जनरल इलेक्शंस होने हैं और भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में 11 नवंबर को और एक 23 नवंबर को 2 गाइडलाइन बड़ी विस्तृत रूप से जारी की थी। और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे जो भी मतदाता हैं, कई मतदाता तो ऐसे हैं जो पहले से ही मतदान प्रक्रिया से भली भांति परिचित हैं और कई ऐसे नए मतदाता हैं जो 18 वर्ष की उम्र में अभी प्रवेश किया है और पहली बार मतदाता बन रहे हैं। इन सभी को, पुराने मतदाताओं को भी, नए मतदाता को भी जागरूक करने के लिए कि वो अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अच्छी तरह से ट्रेंड हो कि किस प्रकार से उन्हें ईवीएम पर अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। उसी कड़ी में ये 11 रथ हमारे रवाना हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि इसके 3 कंपोनेंट हैं इस पूरे प्रोग्राम के। एक तो एज ए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर मेरे ऑफिस में भी एक ईवीएम और वीवीपैट यहाँ रहेगी, जिसका डिमॉन्स्ट्रेशन वर्किंग डेज में कोई भी देख सकता है। इसी प्रकार से जो हमारे एसडीएम्स हैं सभी तहसीलों में, उनके भी ऑफिस में रखी रहेंगी, वो भी इसको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। इसके अतिरिक्त 11 असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारी हैं, वहाँ के लिए हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक जागरूकता रथ और इसका पूरा। तो इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। आजीविका मिशन के तहत अभी 119 करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया था, उसमें 5 लाख रुपए तक के ऋण और हमारी बहुत सारी योजनाओं में सहकारिता विभाग की भी जो है बिना ब्याज के ऋण देने की व्यवस्था स्वयं सहायता समूह को हम लोग कर रहे हैं, जिससे कारण से वो स्वयं के साथ साथ लाखों लोगों को जो है स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। तो आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। मतलब उत्तराखंड की आधी आबादी का वोट इतना भाजपा को मिलने जा रहा है? हाँ, निश्चित रूप से मातृशक्ति हमेशा से हम लोगों के साथ रही है और आगे भी रहेंगी। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जो लगातार
प्रदेश में जब से उन्होंने सीएम पद की कमान संभाली तब से लगातार वो एक्शन मोड में है और लगातार योजनाओं की सौगात उत्तराखंड वासियों को देते हुए नजर आते हैं। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही अब छोटे दल भी मुखर होने लगे हैं और बीते 4 दिनों से वंचित राज्य आंदोलनकारियों का धरना चल रहा है। वहीं लगातार उठ रही मांग कि पूर्व में राज्य आंदोलनकारी चिन्हित करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई थी, उसी प्रक्रिया के तहत वंचित आंदोलनकारियों को आंदोलनकारी घोषित किया जाए। अब इस मामले में केंद्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड क्रांति दल के काशी सिंह एरी ने भी कमान संभाल ली है और वो भी आंदोलनकारियों के साथ आ गए हैं। उन्होंने बताया कि 31 सितंबर लास्ट डेट आंदोलनकारियों को चिन्हित करने की है और अभी तक जो भी मीटिंग हुई है, साथ ही जिलाधिकारी से जल्द बैठक कराने की मांग भी की है। दूसरी मांग उन्होंने ये भी की है कि आंदोलनकारियों को एक सर्टिफिकेट दिया था 1999-2002 के बीच, अब पहला चुनाव नहीं हुआ था। चुनाव के बाद आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की बात आई तो हमारा कहना है कि उस सर्टिफिकेट को माना जाए। उस वक्त 1994 में जो आंदोलन हुआ था वो किसी पार्टी का आंदोलन नहीं था, वो उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले हुआ था, उसका अध्यक्ष मैं ही था। इस मामले में मुख्यमंत्री से बात हुई है। तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी आगामी चुनाव में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। यहां तक कि बीजेपी नेताओं द्वारा उत्तराखंड प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पर भारी बहुमत से बीजेपी की जीत को तय माना जा रहा है। वहीं बीजेपी के नैनीताल के जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के अलावा कुमाऊं मंडल की सभी 29 विधानसभा सीटों में से 25 सीटों पर बीजेपी की जीत का मजबूत दावा पेश किया है। बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड में मौजूदा बीजेपी सरकार में प्रदेश के तमाम विकास कार्य हुए हैं। प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के द्वारा प्रदेश हित में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं, जिस कारण उत्तराखंड की जनता एक बार फिर से बीजेपी पर भरोसा जता रही है। इस बार हम 29 सीटों में से 25 के आसपास आने वाले हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, आदरणीय युवा नेतृत्व धामी जी हों, अजय भट्ट जी हों, हमारे केंद्र की जो सरपरस्ती हमारे ऊपर है, डबल इंजन जिसे हम बोलते हैं, आदरणीय मोदी जी हों, नड्डा जी हों, अमित शाह जी हों, जिस प्रकार उत्तराखंड की चिंता करते हैं, उत्तराखंड को संवारने का काम कर रहे हैं, हम लोग 29 में से 25 प्लस जाने वाले हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद इस उत्तराखंड के साथ है, उनका सहयोग हमेशा उत्तराखंड के साथ रहा है और उत्तराखंड की जनता सदैव राष्ट्रवादी है और राष्ट्रवादी ताकतों को सपोर्ट करने के काम करते हुए आई है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शीघ्र ही उत्तराखंड आने वाले हैं, आदरणीय अमित शाह जी आने वाले हैं। निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के रूप में युवा मुख्यमंत्री के प्रति लोगों का भाव है, उससे कांग्रेस तिलमिला गई है और तिलमिलाते हुए जगह जगह घूम रही है। और वो जितनी भी बातें पूछना चाहते हैं, अभी विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, उसमें पूछें। तो खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से है, जहां हेमंत साहू के युवा कांग्रेस का नगर अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तिकोनिया के बुद्धा पार्क से स्वराज आश्रम तक रैली निकालकर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया है। तो वहीं युवा कांग्रेस हल्द्वानी नगर इकाई के नवनियुक्त अध्यक्ष योगेंद्र साहू का कहना है कि आगामी 2022 को लेकर अब युवा कांग्रेस युवाओं में जोश भरते हुए बीजेपी को कड़ा जवाब देने का कार्य कर रही है और नगर अध्यक्ष होने के नाते वो सभी युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेंगे। वहीं युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हृदेश कुमार ने हल्द्वानी नगर के नवनियुक्त अध्यक्ष हेमंत साहू को बधाई दी है। तो आगामी चुनाव में हल्द्वानी विधानसभा में युवा कांग्रेस के लिए हेमंत साहू की नेतृत्व की प्रशंसा भी की है। ये हेमंत साहू कोई परिचय का मोहताज नहीं है, पूरा शहर इनकी कार्यशैली से और इनके व्यक्तित्व से परिचित है। तो जिस प्रकार की जिम्मेदारी युवा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इनको दी है, हम पूरी उम्मीद और पूरी आशा करते हैं कि ये उस पार्टी के सिद्धांतों पे और नीतियों पे चलने का काम करेंगे और महानगर में शीघ्र ही नई टीम बनाएंगे और 2022 में भाजपा को सरकार से उखाड़ के फेंकने में महानगर यूथ कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। चुनाव बेहद ही नजदीक
नजदीक है, यूथ कांग्रेस किस प्रकार से लोगों के बीच में जा रही है और किस प्रकार से आप यहाँ पर जो आपके प्रत्याशी होंगे कैसे प्रचार? यूथ कांग्रेस एक ऐसा संगठन है जो आंदोलन के माध्यम से सरकार को जगाने का काम करता है और लगातार यूथ कांग्रेस 4.5 सालों से लगातार प्रयासरत है और लगातार सरकार को जगाने का काम कर रहा है। पार्टी के हाईकमान ने मुझ पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपकर भरोसा जो व्यक्त किया है उसके लिए मैं पार्टी नेतृत्व का पुनः आभारी हूँ। बहुत बहुत उनके भरोसे के लिए धन्यवाद करता हूँ और भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि यूथ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस पार्टी के मजबूत करने के लिए पल पल काम करने का हम लोग काम करेंगे और साथ ही साथ 2022 में भारतीय जनता पार्टी की जो गूंगी बहरी सरकार यहाँ पर स्थापित है उसको उखाड़ फेंकने के लिए यूथ कांग्रेस अपनी पूरी ताकत और एकता का परिचय देने का काम करेगा। साथ ही साथ यही कहना चाहता हूँ कि प्रदेश के अंदर और अपने हल्द्वानी महानगर के अंदर तमाम हजारों की तादाद में युवाओं को जोड़ने का यूथ कांग्रेस से काम किया जाएगा। चुनाव बेहद ही नजदीक है, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से आप नई ऊर्जा का संचार किया जाएगा? निश्चित तौर पर सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोलने का काम किया जाएगा। यूथ कांग्रेस सड़कों पर नजर आएगा और ये निकम्मी सरकार को। तो खबर हरिद्वार से है, जहां आज अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे सफाई कर्मचारियों के द्वारा अनदेखी किए जाने का आरोप शासन और प्रशासन पर लगाया जा रहा है। कर्मयोगी कल्याणकारी समिति के बैनर तले दिए जा रहे अनिश्चितकालीन आमरण अनशन को लेकर संस्था के जिला मंत्री कन्हैया चंचल ने कहा कि आज सफाई कर्मचारियों को आमरण अनशन भूख हड़ताल पर बैठे हुए 17 दिन हो गए हैं, जिसके चलते जिला अध्यक्ष सुशील वाल्मीकि की हालत बेहद नाजुक चली है। तो वहीं उन्होंने जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। उन्होंने शासन प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जिला अध्यक्ष को कुछ होता है तो धरने पर बैठे समस्त सफाई कर्मचारी अपने परिवार के साथ आत्मदाह कर लेंगे। क्या मामला है, किस मामले को लेकर अनशन पे बैठे, कितने दिन हो चुके? सफाई कर्मचारियों के भविष्य के लिए, उनके रोजगार के लिए बैठे हैं। उनको बिना नोटिस के हटा दिया गया। हम चाहते हैं कि उनको बहाल किया जाए, मगर प्रशासन और शासन सुनने के लिए तैयार नहीं। आज मेरे को 11वां दिन है। भूख हड़ताल तुड़वाने की कोशिश बहुत कर रही, मगर नहीं। हमारी भूख हड़ताल जब भी ख़त्म होगी जब हमारी मांगें पूरी हो जाएगी। उससे पहले हम अब अनशन नहीं तोड़ेंगे अपना। तो आप लोग उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इनमें न्यूज़ के साथ। नमस्कार।